यूनियन बजट में हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया में पहली बार बैड बैंक का फॉर्मेशन किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैड बैंक क्या होता है। जनरली बैड बैंक को समझने के लिए आपको सबसे पहले बैंक क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ CMA काजल तलरेजा और आज हम बैड बैंक क्या होता है और बैड बैंक किस चीज़ के लिए फॉर्म किया गया है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माय फिनटेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अब बैड बैंक्स को समझने के लिए सबसे पहले बैंक क्या होता है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक जनरली हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है पैसे लैंड करने के और पैसे डिपॉजिट करने के। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा सरप्लस है जिसे मैं कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं बैंक जाऊँगी, बैंक के वेरियस स्कीम्स में अपने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करूँगी और उसके अगेंस्ट में मैं बैंक से एक इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करूँगी। वहीं मेरे जैसे कहीं और कोई भी लोग होंगे जो पैसा बोरो करना चाहते हैं, जिन्हें पैसे की नीड है, तो वो बैंक के पास जाएंगे, वो लोन लेंगे तो वो इंटरेस्ट पे करेंगे क्योंकि वो पैसा बैंक से ले रहे हैं और मुझे इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि मैं अपना पैसा बैंक को दे रही हूँ। अगर इसे और हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में समझें तो मेरे पास 10,000 रुपीज़ है जिसे मैं बैंक को डिपॉजिट कर रही हूँ और बैंक मुझे 3 मंथ्स के बाद 10,500 रुपीज़ रिटर्न करेगा क्योंकि जो 500 रुपीज़ है वो मेरा इंटरेस्ट है। वही 10,000 बैंक किसी और पर्सन को लैंड करेगा जिसके अगेंस्ट पे वो 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 1,000 रुपीज़ में से 500 वो मुझे दे देगा एज ए इंटरेस्ट और 500 रुपीज़ बैंक अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट चार्ज ले लेगा या फिर कमीशन ले लेगा। क्योंकि बैंक मुझे रिटर्न में 10,500 रुपीज़ देगा तो मैं बैंक के लिए लाइबिलिटी हूँ और अगर बैंक ने किसी को लैंड पैसा किया है तो बैंक के लिए एसेट्स है क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो एसेट है और वो मुझे पे कर रहे हैं इसलिए मैं लाइबिलिटी हूँ। अब बैंक अगर कभी भी किसी को पैसा लैंड करती है तो उसके अगेंस्ट भी कुछ सिक्योरिटी रखती है। जैसे अगर बैंक आपको 10,000 रुपीज़ दे रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको आपकी फ़ोन या फिर आपको कोई भी आपकी ज्वेलरी एज अ गारंटी वहाँ पर रखनी पड़ेगी। अब बैंक मुझे तो 10,500 रुपीज़ पे करेगी क्योंकि मैंने बैंक को पैसा दिया है, बट अगर वो लोग जिसे बैंक ने पैसा दिया है अगर उन लोग पे नहीं करेंगे, मतलब जो बैंक के एसेट्स हैं, अगर वो बैंक को रिटर्न 10,000 रुपीज़ पे नहीं करते हैं तब क्या होगा? तब जनरल सी बात है बैंक उनकी जो भी गारंटी रखी हुई है उन्हें सोल्ड कर देंगी। बट बैंक के पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा पे नहीं करते हैं, तो बैंक क्या सबकी गारंटी सिर्फ सोल्ड करने का काम करते रहेगी? वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि ये बैंक की इमेज पे भी हैम्पर करता है। तो इसी पर्पस के लिए बैड बैंक्स को फॉर्म किया गया इंडिया में ताकि जो भी एसेट्स हैं जो आपको पैसे नहीं दे पा रहे उन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो बैंक बैड बैंक को सोल्ड करेगी और बैड बैंक उसके बदले में बैंक्स को पैसा देगी। तो हमारे बैंक के पास जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उन्हें सोल्ड आउट करके लिक्विड अमाउंट प्रोवाइड करती है बैड बैंक। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने देखा अगर बैंक किसी को पैसा लैंड कर रही है तो वो उनके लिए एसेट्स है, बट अगर वही लोग पैसा देने के लिए मना कर देते हैं तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाता है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी फर्दर 4 टाइप्स में क्लासीफाइड किए गए हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में वो लोग होते हैं जो अपना इंस्टॉलमेंट तो टाइम पे कर रहे हैं प्लस उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी टाइम पे कर रहे हैं। सेकेंड है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो होते हैं जिसपे इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 90 डेज हो चुके हैं, आपको पे नहीं किया जा रहा है। अब इसके बाद है डाउटफुल। डाउटफुल वो एसेट्स होते हैं जिसमें आपने 1 ईयर तक ना तो इंस्टॉलमेंट पे किया है ना तो प्रिंसिपल पे किया है, प्लस आपकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो कम हो गई है पर 10% से ज़्यादा कम नहीं हुई है। अब एक आता है लॉस एसेट्स, फोर्थ काइंड ऑफ। उसमें यह है कि आपकी एसेट्स की वैल्यू 10% से ज़्यादा कम हो गई है और जिनके रिकवर होने के चांसेस नहीं हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बैड बैंक्स काम कैसे करते हैं। बैड बैंक के अंदर 2 कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया है, मतलब 2 कंपनी के सम को ही हम बैड बैंक कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसी कंपनी। इसमें फर्स्ट कंपनी है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, मतलब NARCL, और दूसरी कंपनी है इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, मतलब IDRCL। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में एक टर्म कॉमन है, RCL। अब ये कंपनी काम कैसे करती है। अब जैसे कि एक बैंक है जिसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो सबसे पहले जो NARCL कंपनी है वो आपको 15% तक लिक्विड फंड प्रोवाइड कर देती है बैंक को, ताकि आपके जो बैंक के फंक्शंस हैं
डेली के वो ऑपरेट किए जा सके। तो आपके एसेट्स को परचेस करने का काम करती है NARCL कंपनी, और फिर उन एसेट्स में से आपको 15% तुरंत लिक्विड फंड प्रोवाइड कर देती है, और बाकी का 85% आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पर वो तब प्रोवाइड किया जाएगा जब आपके ये जो एसेट्स हैं नॉन परफॉर्मिंग वो सोल्ड हो जाएंगे, और इन एसेट्स को सोल्ड करने का काम करता है IDRCL। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं बैंक के जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जिन पर उन्हें पैसा रिसीव नहीं होता है, उन्हें परचेस करने का काम करती है NARCL, और उसी एसेट्स को सोल्ड करने का काम करती है IDRCL। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो यूनियन बजट में आया है उसमें गवर्नमेंट 30,600 करोड़ रुपीस NARCL को प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट ये मानती है कि अगर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं अगर वो रिकवर हो गए तो 2 लाख करोड़ रुपीस इंडिया को रिकवर होंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि 30,600 करोड़ रुपीस हमें क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 2 लाख करोड़ जो हैं उसका 15% ऑल एन एवरेज 30,000 करोड़ होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने आपको जो 15% पहले लिक्विडिटी फंड देना है उतने का ही फंड अभी रिलीज़ किया है, बाकी 85% आपके एसेट्स जैसे जैसे सोल्ड होंगे वैसे वैसे आपको पे कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ बैड बैंक। इसमें सबसे फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आपके एसेट सोल्ड होने से पहले ही आपको 15% फंड प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको एक इंश्योरेंस मिलता है कि आपके जो भी एसेट्स थे जो रिकवर नहीं हो पा रहे वो अब रिकवर हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि बैंक के जो भी एसेट्स थे जो रिकवर नहीं हो पा रहे थे वो अब रिकवर हो जाएंगे, और बैंक वापस से अपनी लैंडिंग का जो प्रोसीजर है उसे कैरी ऑन कर पाएगा और उस पर रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा। फिफ्थ और लास्ट टॉपिक है चैलेंजेस फॉर बैड बैंक। बैड बैंक को ऑपरेट करने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। सबसे फर्स्ट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एसेट वो रिकवर कर ही पाएँ। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो नॉन रिकवरेबल होते हैं, तो बैंक ऐसा इंश्योर नहीं कर सकती कि जो भी एसेट्स उनके पास थे वो सारे स्टैंडर्ड ही रहेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ डाउटफुल या लॉस एसेट्स भी रहें। सेकेंड डिफ़िकल्टी जो कि बैड बैंक्स में फेस की जा सकती है वो ये है कि जिस वैल्यू पे एसेट को रखा गया था हो सकता है कि अब उसकी वैल्यू ना हो, या फिर उनकी वैल्यू एसर्टेन करने में प्रॉब्लम हो, तो ये भी एक डिफ़िकल्टी फेस की जा सकती है। थर्ड डिफ़िकल्टी ये है कि अब जिन्हें एसेट्स बेचे जाएंगे, मतलब अब जिन्हें बैड बैंक एसेट होल्ड करेगी, ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान भी आपको पेमेंट करे, तो ऐसा ना हो कि एक बैड डेट फिर से दूसरा बैड डेट बन जाए। एट द एंड मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि बैड बैंक्स एक्चुअली बैड बैंक्स नहीं है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इससे ये होता है कि हमारी जो भी रिकवरी बची हुई है वो रिकवरी भी हो जाएगी, प्लस बैंक अपने रेगुलर जो फंक्शंस हैं उन्हें भी ऑपरेट कर पाएंगे। थर्ड, ये हम जो इंसान बैंक से लोन लेता है वो अपने न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगा, उससे इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी। थैंक यू।